वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स का ये हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले वाला टॉपिक जो है वो अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से और धीरे धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्रेडिट जो शब्द हैं, क्रेडिट शब्द जो हैं, ये शब्द क्या है, लैटिन वर्ड है एक जिसका नाम है क्रेडो, उसे लिया गया है। किससे लिया गया है? क्रेडो से लिया गया है। कौन सा वर्ड? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? आई बिलीव। क्या होता है? फटाफट से बता दीजिए। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। यानी कि क्रेडिट जो है इसका सिंपल सा मतलब क्या है? आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देने से और उस पर क्या करेगा, उस पर बिलीव करेगा। और क्रेडिट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये टोटली डिपेंड करता है विश्वास पे, टोटली डिपेंड करता है ट्रस्ट पे। ठीक है, फेथ पे डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट देना यानी कि विश्वास करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी मीनिंग की, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्रेडिट इज़ द ट्रस्ट विच अलाउ। क्रेडिट क्या है? एक विश्वास है। क्रेडिट क्या है? एक विश्वास है। विच अलाउ वन पार्टी टू प्रोवाइड मनी और रिसोर्सेज टू अनदर पार्टी। यानी कि क्रेडिट जो है एक तरह का विश्वास है। ठीक है, किन दो व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, ये हो गया आपका वन पार्टी एंड ये अनदर पार्टी। इन दोनों के बीच में जो है क्या है? ट्रस्ट। इन दोनों के बीच में क्या है? ट्रस्ट है। ठीक है, तो क्रेडिट क्या है? एक तरह का ट्रस्ट है। विच अलाउ, जो कि अलाउ कर रहा है एक पार्टी को दूसरी पार्टी को क्या देने के लिए? धन या फिर रिसोर्सेज देने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, क्रेडिट को हम अन्य नाम से क्या क्या जानते हैं? क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, साख बोलते हैं। ठीक है, तो इन नामों से भी हम क्रेडिट को जानते हैं। चलिए अब इसके मेन जो कॉन्सेप्ट है क्रेडिट का उसकी बात करें तो क्रेडिट इज टोटली डिपेंड ऑन फेथ। किसके ऊपर है? टोटली डिपेंड ऑन फेथ, टोटली डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंस, टोटली डिपेंड ऑन बिलीव। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट देना यानी कि किसी के ऊपर विश्वास करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो क्रेडिट का डेफिनेशन जो है कि क्रेडिट या लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशन विद सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए कि क्रेडिट जो है क्या है? एक अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट है जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, किसी निश्चित जो कंडीशन है उसके अंदर, विद सम इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में। ठीक है, विच कैन बी रिपेड, जो कि क्या हो जाएगा? बाद में चुकाया जाएगा। ठीक है, जो कि बाद में क्या किया जाएगा? चुकाया जाएगा। यानी कि क्रेडिट क्या है? एक ऐसी धनराशि है, क्रेडिट क्या है? एक ऐसी धनराशि है जो कि किसी उद्देश्य
किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाती है, एक निश्चित परिस्थिति में जाती है, परिस्थिति में दी जाती है। किसके साथ में? ब्याज के साथ में। धनराशि कौन सी है? जो कि किसी उद्देश्य के लिए दी जाए, किसी विशेष परिस्थिति में दी जाए, ठीक है, जिसको ब्याज के साथ में दिया जाए और जिसको फिर वापस चुकाना पड़े, तो वो होता है क्रेडिट। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन को आप देख लीजिए। क्रेडिट क्या है? एक अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज, जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए दिया जाता है ऑन सर्टेन कंडीशन, और एक निश्चित परिस्थिति में इसको दिया जाता है, स्थिति में दिया जाता है। किसके साथ में? ब्याज के साथ में। ठीक है, चलिए एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये डेफिनेशन आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये डेफिनेशन आ सकती है। ये डेफिनेशन दी थी गालब्रेथ साहब ने। किसने दी थी? याद रखिएगा, गालब्रेथ ने ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या बोला कि क्रेडिट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ असेट्स, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ असेट्स फ्रॉम वन हु हैज टू अदर हु हैव नॉट। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, क्या बोल रहे हैं गालब्रेथ जी? बोल रहे हैं कि टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ असेट्स, यानी कि गालब्रेथ जी ये कहना चाहते हैं कि क्रेडिट से अभिप्राय क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास है और जिसके पास में नहीं है, उसको किसी अस्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से असेट्स का स्थानांतरण करना। बात को समझना, यानी कि टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ असेट्स, यानी कि अस्थायी रूप से परिसंपत्तियों का क्या करना? ट्रांसफ़र करना, जिसके पास है से जिसके पास में नहीं है। मान के चलिए ये व्यक्ति हैं और एक ये अदर व्यक्ति है, तो ये जो है इस व्यक्ति के पास में क्या है? असेट्स है। इस व्यक्ति के पास में क्या है? असेट्स हैं। इसके पास में असेट्स नहीं है। ठीक है, असेट्स क्या है? इसके पास में नहीं है। अब जो है ये व्यक्ति जो है इसको क्या कर रहा है? टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहा है। किसको? असेट्स को। ठीक है, इसके पास में है, इसके पास में नहीं है। ये क्या कर रहा है? टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहा है। किसको? असेट्स को। यही कहलाता है क्रेडिट। बात को समझने की कोशिश करिए। गालब्रेथ जी ने क्या क्या कहा कि क्रेडिट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ असेट्स फ्रॉम वन हु हैव टू अदर हु हैव हैज नॉट, यानी कि जिसके पास है से जिसके पास में नहीं है, उसके पास में अस्थायी रूप से असेट्स का क्या करना? स्थानांतरण करना। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसकी क्या आवश्यकता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्या आवश्यकता है? यानी कि पहले हम जो फर्स्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि किसी भी व्यवसाय के लिए क्या है? क्रेडिट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका क्रेडिट, आपका कैपिटल, यानी कि अगर किसी के पास में कैपिटल है तो वो क्या है? अपने जो बिजनेस है उसका अच्छी तरह से विकास कर सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान होता है कैपिटल का। बिना पूंजी के क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बात करें बिजनेस की, तो जितने भी एग्रीकल्चर की जो क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कैपिटल का होना। ठीक है, अगर कैपिटल नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों में आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर क्रेडिट की? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्रेडिट की जो आवश्यकता पड़ती है, एक फार्मर को एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, जैसे वो बीज खरीदता है, खाद, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा,
इत्यादि जो चीज़ें खरीदता है उसमें जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर परिवार में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है या फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि परिवार को जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट काम में आता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता होती है। अगर उसकी भूमि जो है वो भूमि को सुधार करवाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या है कि जितने भी कृषि कार्यों के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट हैं, क्या है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो हैं, इनको परचेज करने के लिए, मशीनरी जो है इनको परचेज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंचाई के जो साधन हैं उनके विकास करने के लिए, यानी कि इरिगेशन सिस्टम जो है, इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए भी क्या किसकी आवश्यकता होती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और बात करें तो जो आपका फार्म है उस फार्म की बिल्डिंग बनाने के लिए, फार्म की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको खरीदने में एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता होती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये जितने भी इसकी आवश्यकता आपको बताई गई है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्या क्या आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गुड एग्रीकल्चर क्रेडिट के क्या गुण हो सकते हैं, एक अच्छा जो क्रेडिट है उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। आप कभी भी कोई भी आप क्रेडिट लेते हैं तो क्रेडिट लेने से पहले, जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है वो क्या लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है, अब उसके पास में जो है दो ऑप्शन है, या तो वो ए व्यक्ति से क्रेडिट ले या फिर वो बी व्यक्ति से ले। ठीक है, अब जो है वो इन दोनों में से किसको चूज करेगा, ठीक है, इन दोनों में से वो किसको चूज करेगा, ये डिपेंड करता है कि इनके द्वारा जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इनके द्वारा जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि एक जो अच्छा क्रेडिट है उसकी क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़ कि जो किसान है उसको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर क्या होना चाहिए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिला तो वो जो है वापस उसको रीपे नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन नहीं हो, या फिर इतनी इंटरेस्ट रेट हो कि उसके प्रोडक्शन अच्छा होने के बावजूद भी वो उसको रीपे नहीं कर पाए। तो जो क्रेडिट लेना है वो कौन सा होना चाहिए क्रेडिट, वो क्रेडिट होना चाहिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो किसान को ऋण स्वीकृत करने वाली जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था है, वो किसान के विकास में इच्छुक होनी चाहिए, यानी कि किसान के डेवलपमेंट में इच्छुक होनी चाहिए, तथा उसे तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखने वाली होना चाहिए। यानी कि आप जब किसान किसी के इंस्टीट्यूट में जाता है, मान के चलिए कि वो अपने खेत के में कोई भी और चार्ट लगाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है, वो क्रेडिट लेना चाहता है तो वहाँ पर जो जो बैंक हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या है कि उसके डेवलपमेंट की सोचते हुए ही उसको लोन दे, तथा जो भी उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो भी टेक्निकल जो नॉलेज है वो उसको अच्छे से समझाए, ताकि किसान जो है बहुत अच्छे से समझ के उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और उसका डेवलपमेंट हो, ताकि वो टाइम पर जो है वो रीपे कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो एक अच्छा जो क्रेडिट होता है उसके अंदर क्या है कि राशि ज्ञात करने की विधि, जानकारी, ये सब कुछ क्या है कि लोन जब वो लेने के लिए जाता है उसकी स्वीकृति के समय ही उसको पता होना चाहिए। यानी कि किसान जो है अगर वो जैसे ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है तो भी क्या है
कि वहाँ पर जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा उसको बहुत अच्छे से बताया जाए कि उसको कितना अमाउंट सेक्शन होने वाला है, कितना अमाउंट उसको स्वीकृत होने वाला है, किस तरह से इसको स्वीकृत किया जाएगा, कौन कौन सी स्टेज में ये अमाउंट जो है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो किसान जो हैं उसको फार्म पर आवश्यक कार्यों के लिए उचित अवधि के ऋण स्वीकृत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्मर को जो है सीड परचेज करना है और सीड के टाइम पे उसको क्रेडिट जो लोन है वो स्वीकृत नहीं हो रहा है, या कोई भी फर्टिलाइज़र परचेज करना है, कोई भी इक्विपमेंट परचेज करना है, यानी कि क्या होना चाहिए, राइट टाइम पे, कौन से राइट टाइम पे जो है उसको ऋण की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, फार्मर को प्रोडक्शन लोन तो मिलता ही है, उसके साथ साथ क्या है, कंजप्शन ऋण भी स्वीकृत करना चाहिए। अब ये जो है प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो ऋण दिया जाता है वो प्रोडक्शन हो गया। कंजप्शन होता है कि प्रोडक्शन के अलावा यानी कि उसके परिवार में जैसे कोई भी अन्य चीज़ों की उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए उसको कंजप्शन ऋण भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो कृषक को आवश्यक जो स्वीकृत ऋण है, ठीक है, उसकी कुल राशि एक किस्त में ना देकर आवश्यकता अनुसार समय समय पर देना चाहिए। बात को समझिए यहाँ पर कि अगर किसान को जो आवश्यक स्वीकृत ऋण है, मान के चलिए अगर किसान को 2 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत हुए, कितने, 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, तो कुल राशि एक किस्त में नहीं देकर, यानी कि ये 2 लाख रुपए किसान को एक साथ ना देकर उसकी जो आवश्यकता है, मान के चलिए कि उसको सीड परचेज करने हैं, सीड के टाइम पे उसको कितना खर्च लगने वाला है, सीड हो गया, उसका फर्टिलाइज़र हो गया, सीड के टाइम पे कितना है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो है, ठीक है, उस टाइम पे उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उसको स्वीकृत किया जाए, यानी उसके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उसको ऋण प्रदान किया जाए, एक साथ पैसा ना दिया जाए, ताकि वो जो है इसका प्रॉपर यूज कर सके। ठीक है। कैपिटल का जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। ठीक है। और ज़्यादा पैसा जो है, कई बार क्या होता है कि जो पैसा है अगर एक साथ दे दिया जाता है तो जब उस पैसे को हम मैनेज नहीं कर पाते, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कि उस वक्त कहीं ना कहीं हमारे पैसे जो है हमने किसी और जगह खर्च कर दिए हो, तो जो हम पैसा लिया प्रोडक्शन के लिए तो प्रोडक्शन पे खर्च नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो प्रोडक्शन पे पड़ेगा। चलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन आपके लिए बन सकता है, बहुत सारी डेफिनेशन जो है आपके लिए बन सकती है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पे जो है वो ऋण को बांटा गया है। अब जो समय के आधार पे यानी कि इसकी रिटर्न ऑफ क्रेडिट जो है, ऋण चुकाने का जो समय है, रीपेमेंट जो पीरियड है, उसके आधार पर ऋण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट टर्म लोन हो गया, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। कितने तरह का, 3 तरह का बांटा गया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें शॉर्ट टर्म लोन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको अल्पकालीन लोन भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म जो लोन है, इस लोन का जो रीपेमेंट टाइम होता है, रीपेमेंट जो टाइम पीरियड होता है, रीपेमेंट जो पीरियड होता है वो कितना होता है, ये होता है 6 माह से 18 माह का होता है। ठीक है। 6 माह से लेकर 18 माह का होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी जो
जो फसल वाले ऋण होते हैं, जो फसल ऋण होते हैं, फसल ऋण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फसल वाले ऋण हैं ये शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनकी लौटाने की जो अवधि होती है ये फसल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ऋण जो किसान लेता है ये किस उद्देश्य के लिए लेता है, ये किसान लेता है सीड परचेज करने के लिए लेता है। ठीक है, इसके अलावा मान के चलिए फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र के लिए इस तरह का लोन लेता है। ठीक है, या फिर उसको कोई भी जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनके लिए उसका यूज़ करता है। ठीक है, या फिर जो लेबर्स हैं उनके रिपेमेंट के लिए, किसके लिए, जो लेबर्स हैं उनके रिपेमेंट के लिए प्लांट प्रोटेक्शन इक्विप जो मेजर्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए, सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, ये या फिर रिपेमेंट्स ऑफ लेबर, लेबर का पेमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन जो है एक किसान लेता है। ये जितने भी फसल होती हैं, फसल ऋण, वो किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा, किसान जो है ये कर्ज लेते टाइम पे क्या विचार करता है, क्या सोचता है कि जैसे ही उसकी फसल जो है इसकी बिक्री होती है और इससे जो इनकम प्राप्त होगी, ठीक है, इनकम प्राप्त होगी, वो क्या करेगा, उसको इस ऋण को रीपे कर देगा। क्या कर देगा, रीपे कर देगा। ये सोच के किसान शॉर्ट टर्म लोन लेता है। याद रखिएगा, जितने भी फसल ऋण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर आते हैं। इनका रीपेमेंट टाइम कितना होता है, 6 माह से लेकर 18 माह का होता है। चलिए अगली की बात करें तो ये होता है मिड टर्म लोन, मध्यकालीन ऋण। ये समय के आधार पर यानी कि इनके रीपेमेंट पीरियड के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। तो मिड टर्म जो लोन है इसका समय जो होता है, इसका रीपेमेंट पीरियड जो होता है, कितना होता है इसका रीपेमेंट पीरियड, इसका रीपेमेंट पीरियड होता है 18 माह से 5 साल तक, 5 वर्ष तक का ऋण का रीपेमेंट पीरियड होता है। इस प्रकार का जो ऋण लेता है किसान, इस प्रकार का जो ऋण लेता है वो किसके लिए लेता है, वो उसके खेत में सुधार के लिए इसका यूज़ करता है ऋण का, या फिर वो क्या करता है कि बिजली की जो मोटर है, बिजली की मोटर के लिए इसका यूज़ करता है, बिजली की मोटर के लिए, या फिर उसको जो दुधारू जो पशु हैं, लाइफ स्टॉक, दुधारू जो पशु हैं उनकी खरीद के लिए यूज़ करता है। यानी कि इस तरह का जो लोन लिया जाता है वो खेत में सुधार के लिए, बिजली की मोटर लगाने के लिए, या फिर दुधारू पशुओं की खरीद करने के लिए इस तरह का लोन लेता है। अपेक्षाकृत ये जो होते हैं मिड टर्म लोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, लंबी अवधि के होते हैं। ठीक है, और लंबी अवधि के होते हैं, साथ ही साथ इनकी अगर इनके लिक्विडिटी नेचर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये आंशिक तरल प्रकृति होती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिड टर्म लोन होते हैं उनकी लिक्विडिटी नेचर क्या होता है, तो ये होता है आंशिक तरल लिक्विडिटी, यानी कि इसको हम बोलेंगे, इनको बोल सकते हैं अपन पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पे जो है, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म जो लोन आता है, इस तरह के ऋण को रीपे करने का जो टाइम होता है, रीपेमेंट पीरियड जो होता है ये कितना होता है, इसका रीपेमेंट पीरियड होता है 5 वर्ष से 20 प्लस या 20 वर्ष तक। ठीक है, तो इस तरह के जो ऋण हैं, तो इस तरह का जो ऋण है, इस ऋण के साथ साथ जो यानी कि लॉन्ग टर्म और जो हमने पढ़ा अभी मिड टर्म लोन, इनको क्या है, साथ साथ में इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टर्म लोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म लोन, या फिर इनको बोला जाता है
इन्वेस्टमेंट लोन भी इनको बोला जाता है। रिपेमेंट पीरियड देख लीजिए 5 वर्ष से 20 वर्ष। लॉन्ग टर्म और मिड टर्म लोन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन या फिर इन्वेस्टमेंट लोन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का जो लोन है वो किसान क्यों लेता है? वो अपने फार्म पे कोई भी स्थायी सुधार करवाना चाहता हो उसके लिए ले सकता है, यानी कि स्थायी सुधार हेतु जो फार्म बिल्डिंग बनाने के लिए, फार्म बिल्डिंग बनाने के लिए ले सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑर्चार्ड जो है उसके लिए, ऑर्चार्ड के लिए ले सकता है, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे ट्रैक्टर्स जो हैं इनकी खरीद के लिए ले सकता है। ट्रैक्टर जो लोन होता है, ट्रैक्टर लोन, ये मिड टर्म और जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म जो लोन है इनके बीच में आता है, यानी कि जब ट्रैक्टर की जो खरीद होती है वो मिड टर्म लोन के अंतर्गत होती है, लेकिन इसके बाद में ये धीरे धीरे किस में चला जाता है? लॉन्ग टर्म के अंदर चला जाता है, क्योंकि जब इसका रीफाइनेंस करवा लेता है आदमी तो ये लॉन्ग टर्म लोन के अंदर चला जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करें कि इसकी अगर नेचर क्या है इसका लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, तो जो लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं इनका नेचर होता है नॉन लिक्विडेटिंग, जो होता है इनका नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। नॉन लिक्विडेटिंग जो नेचर में होती है, यानी कि ये क्या होते हैं? गैर तरल प्रकृति के होते हैं। कौन से होते हैं? गैर तरल प्रकृति के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू पर्पज, उद्देश्य के आधार पर जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोडक्शन लोन, दूसरा इन्वेस्टमेंट लोन, तीसरा मार्केटिंग लोन और चौथा कंजप्शन लोन। अगर बात करें सबसे पहले उत्पादन लोन यानी कि प्रोडक्शन जो लोन है उसके बारे में, तो प्रोडक्शन लोन जो होता है इसका जो उद्देश्य होता है, कोई भी जो फार्मर इसको लोन को लेता है तो उसका उद्देश्य होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के उद्देश्य से ये लोन लिया जाता है। इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं? सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन भी कह सकते हैं, सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन लोन भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर हम इसको क्रॉप लोन जो है ये भी बोलते हैं इसको, या फिर इसका अन्य नाम अगर बात करें तो इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्शन जो लोन है किसान प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको लेता है, इसको सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन भी बोला जाता है, इसको क्रॉप लोन भी बोल सकते हैं और इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोला जा सकता है या इसको कहा जाता है। इसका जो रीपेमेंट जो पीरियड होता है, रीपेमेंट टाइम होता है, ये कितना होता है? 6 से 18 माह, ध्यान रखिएगा। कितने मंथ का होता है? 6 से 18 मंथ का इसका रीपेमेंट टाइम होता है, ठीक है। जिससे किसान क्या है कि एक मुश्त चुकाता है, एक मुश्त, या देखिए एक मुश्त को हम बोलते हैं लमसम, तो एक मुश्त चुकाता है। कब चुकाता है? जब वो फसल उसकी पक के तैयार हो जाएगी, जब वो बिक्री करने से उसको जो इनकम प्राप्त होगी वो एक साथ इनको वापस चुकाता है, ठीक है। अब बात करें कि इन्वेस्टमेंट लोन की, तो इन्वेस्टमेंट जो लोन है, इसका सिंपल सा ये है कि इन्वेस्टमेंट लोन जो है ये किसी भी फार्म की प्रोडक्टिविटी जो है इसको बढ़ाने के लिए लिया जाता है। अब फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो वो क्या करेगा?
उपकरण परचेज करेगा, इक्विपमेंट जो है वो परचेज करेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो लोन है वो उपकरण परचेज करने के लिए लिए जाते हैं जिससे कि फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़े। जैसे कि हो गया ट्रैक्टर, हो गया ट्रैक्टर, पंप सेट, ठीक है, या फिर इरिगेशन सिस्टम जो है। तो इन्वेस्टमेंट जो लोन है ये किसी भी फार्म के उपकरण परचेज करने के लिए किया जाता है जिससे फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। जैसे एग्जांपल ट्रैक्टर, पंप सेट हो गया, इरिगेशन सिस्टम लगवाने में। चलिए अगली बात करें मार्केटिंग लोन की। तो मार्केटिंग जो ऋण है तो ये जो है किसान को क्या है कि जब डिस्ट्रेस सेल हो जाती है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। डिस्ट्रेस सेल यानी कि संकट की बिक्री। किसान को क्या है डिस्ट्रेस सेल यानी कि जब उसके उत्पादन यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है उसकी सही प्राइस नहीं मिल रही हो या सही बिक्री नहीं हो पा रही हो, ठीक है, तो वो होती है डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल जो है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जो रेगुलेटेड मार्केट है, डिस्ट्रेस सेल की परिस्थिति में जो रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, या फिर कॉमर्शियल जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो है, वाणिज्य जो बैंक है, इन बैंकों के द्वारा होता है किसानों को क्या किया जाता है, एक अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखने के लिए बोला जाता है। और उस वेयर हाउस जो है, उस वेयर हाउस की जो रसीद है, वेयर हाउस की जो रसीद मिलती है फार्मर को, उस रसीद का जो अमाउंट, जो भी उस रसीद पे उसके प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट का लगभग 75% जो है वो जो है रेगुलेटेड मार्केट या फिर कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा किसान को प्रोवाइड करवाया जाता है। जिससे क्या है कि जो संकट की घड़ी यानी कि डिस्ट्रेस सेल है वो बेच नहीं पा रहा है या उसके प्रोडक्ट की उसको उचित प्राइस नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में क्या है कि उसको जो लोन प्रोवाइड हुआ उस लोन के माध्यम से जो है उसकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो किसान ने चाहे वो सीड वाले के टाइम पे लिया हो या फिर लेबर्स का पैसा देना हो या फिर किसी भी तरह की जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उनको वो पूरा कर सके। और जब उसको डिस्ट्रेस सेल से छुटकारा मिल जाए, जब उसको अपने प्रोडक्ट का अच्छा कीमत मिलने लगे, अच्छी उसकी बिक्री हो जाए, तब वापस क्या है वो अपने प्रोडक्ट की बिक्री करके इस ऋण को लौटा सकता है, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग लोन। अब बात आती है कंजप्शन लोन की। कंजप्शन लोन क्या होता है, एक इस तरह का ऋण होता है जो कि प्रोडक्शन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए लिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी कोई भी जो फैमिली रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल सी बात करें तो जो किसान जो है वो कभी भी अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए इस तरह का लोन नहीं लेता। उसका सिंपल सा ये होता है कि कंजप्शन लोन जो है उसको भी वो किस में यूज़ करता है, वो प्रोडक्शन में ही यूज़ करता है, ठीक है। अब ये जो ऋण है, इस तरह के ऋण, ये क्या होता है कि डायरेक्टली जो ब्रांच मैनेजर हैं, ठीक है, वो क्या है इसको व्यक्तिगत रूप से जांच पड़ताल करते हैं और इसको 5 से 15 हज़ार रुपये तक दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो क्या होता है, एक समूह का हिस्सा होता है। क्या होता है, एक समूह का उस हिस्सा होता है। तो उस समूह के जो 3 आदमियों की सिफारिश पे जो है इस तरह का ऋण प्रदान किया जाता है। किसके लिए, कंजप्शन के लिए। लेकिन मैंने बोला कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका उपयोग जो है वो किस में होता है, ये उत्पादन बढ़ाने में होता है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने में इसका उपयोग किसान के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले टाइप में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पे वर्गीकरण। सुरक्षा के आधार पे जो है 2 तरह से इसको बांटा गया है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ध्यान से देखिए, सिक्योर्ड लोन होता है, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले बात करें तो जो सिक्योर्ड लोन है, तो इस तरह का जो ऋण है जिसमें ऋण ग्राही यानी बोरोवर द्वारा ऋण लेने से पहले सुरक्षा के तौर पे कुछ क्या किया जाता है, गिरवी रखा जाता है। कोई भी सिक्योरिटी होती है
किसके पास में गिरवी रखी जाती है? ऋण देने वाले के पास में गिरवी रखी जाती है ताकि उसको विश्वास हो सके। यानी कि जो है ये ऋणग्राही हैं, ये क्या है? बोरोवर हैं। ये आपका हो गया लेंडर। क्या हो गया? लेंडर, यानी कि ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। ये क्या करेगा? ये कोई ना कोई चीज़ जो है वो इसके पास में क्या करेगा? गिरवी रखेगा। उसके बाद में जो है ये इसको क्या करेगा? पैसा देगा। पहले ये गिरवी रखेगा, उसके बाद में जब इसको बिलीव हो जाएगा तब ये आपको क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह का लोन जो होता है वो क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है। अब जो सिक्योर्ड लोन है इसके कुछ टाइप हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, पर्सनल सिक्योरिटी लोन। पर्सनल सिक्योरिटी लोन व्यक्तिगत जो सुरक्षा ऋण है। तो इस प्रकार के ऋण में क्या होता है कि जो बोरोवर जो होता है वो खुद गारंटर होता है। बोरोवर क्या होता है? जो बोरोवर होता है वो क्या होता है? वो गारंटर होता है। क्या होता है? गारंटर होता है। ठीक है। इसमें क्या है? किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो बोरोवर हैं, ठीक है, ये बोरोवर की जो घोषणा पत्र होता है, ठीक है, उसी के आधार पर ये इसको ऋण प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला जो है उन दोनों के बीच में आपसी समझ होती है। आपसी क्या होती है? समझ होती है। उसी के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। अगली बात करें, कोलेटरल सिक्योरिटी लोन है। अच्छा, ये जितने भी आप यहाँ पे जो टाइप देख रहे हैं ये डेफिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कोलेटरल जो सिक्योरिटी जो लोन होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो बोरोवर है, बोरोवर के द्वारा संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। बोरोवर के द्वारा क्या है? संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। अच्छा, ये जो संपत्ति होती है वो कौन सी होती है? आपकी LIC जो बॉन्ड हो गए, LIC बॉन्ड हो गया, या फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ठीक है, या वेयर हाउस की जो रसीद हैं, वेयर हाउस की रिसिप्ट रिसिप्ट हो गई, ठीक है, आदि को क्या है? गिरवी रख के ऋण सिक्योरिटी के तौर पे इनको क्या रखा जाता है? गिरवी रखा जाता है। ठीक है। और फिर जो है इसको लोन प्रदान किया जाता है। यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी जो लोन है इसके अंदर जो है बोरोवर जो है यानी कि जो ऋणग्राही हैं उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी संपत्ति जो है वो गिरवी रखनी पड़ेगी, जिसके अंदर LIC बॉन्ड हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, वेयर हाउस रिसिप्ट हो गए, या फिर कोई भी मशीनरी हो गई। क्या हो गया? कोई भी मशीनरी हुआ, ठीक है, इनको गिरवी रखा जाता है। यानी कि जो चल संपत्तियों को सुरक्षा के तौर पर क्या कर दिया जाता है? सामने गिरवी रख दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टेल लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के हिसाब से जो चार्टेल लोन जो है ये किस तरह का लोन होता है? तो इस प्रकार के ऋण में क्या होता है कि जो चल और अचल संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति जो है वो क्या होता है कि दलाल के पास में इसको गिरवी रख दिया जाता है। तो इसके अंदर जो चल और अचल संपत्ति यानी कि जो भी आभूषण हो गई, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, आभूषण, या फिर कोई भी विभिन्न जो धातुएं हैं, विभिन्न धातुओं के बर्तन, ज्वेलरी हो गई, विभिन्न धातुओं के बर्तन हो गए, इनको क्या है कि दलाल के पास में गिरवी रखा जाता है और उसके आधार पर क्या करता है? सिक्योरिटी को, इनको सिक्योरिटी के तौर पर रखते हुए वो ऋण प्रदान करता है। अब बात करते हैं मॉर्गेज लोन की। मॉर्गेज जो होता है, मॉर्गेज जो लोन होता है इस तरह का, यानी कि इसको बंधक लोन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बंधक लोन बोला जाता है। इस प्रकार का जो ऋण होता है ये जो कोलेटरल जो सिक्योरिटी लोन है, कोलेटरल सिक्योरिटी लोन, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है इसका? इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हम
चल जो संपत्ति हैं, चल संपत्तियों के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ये क्या है, इसका अपोजिट होता है बंधक जो ऋण होता है, मॉर्गेज जो लोन जो होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो अचल संपत्ति है, कौन सी संपत्ति, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो अचल संपत्ति जो है उसको गिरवी रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पे। अचल संपत्तियों को, अचल संपत्तियों को क्या रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है। अब अचल संपत्ति में कौन कौन सी चीज़ें आएगी आपकी, अचल संपत्ति के अंदर आपका लैंड आ गया, भूमि या फिर फार्म बिल्डिंग आ गया, इन चीज़ों को गिरवी रखकर जो है इस तरह का लोन किसान प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाइपोथेटिकल जो लोन है, वैसे तो क्या होता है कि जो ऋण लेने वाला है वो चल संपत्ति पर उसका पूरा मालिकाना हक होता है। ठीक है, जो चल संपत्ति है उसके ऊपर उसका पूरा मालिकाना हक होता है, लेकिन अगर उस संपत्ति को गिरवी रख दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो ऋण देने वाला है उस वस्तु को बेचने का उसके पास में क्या होता है, एक कानूनी अधिकार होता है, जिससे कि ऋण की राशि में से वो क्या करता है, चल संपत्ति को बेच के ऋण की राशि को प्राप्त कर सके। ऐसा अधिकतर क्या होता है, जो ट्रैक्टर हो गया, मशीनरी ऋण हो गया आदि मामलों में होता है। जैसे क्या होता है, जो ट्रैक्टर लोन होता है, मशीनरी लोन होता है, ऐसे मामलों में क्या होता है, ऐसा होता है कि जो ऋण देने वाला है वो उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण की जो राशि है उसको वसूल कर लेता है, यानी कि जो बचा हुआ जो भी उसका अमाउंट है उसको वो वसूल करता है। चलिए इसका जो दूसरा टाइप था उसके बारे में जान लेते हैं। वो सिंपल सा है, अनसिक्योर्ड लोन है। इस प्रकार के ऋण में क्या होता है कि ऋण देने वाला यानी लेंडर और जो बोरोवर है उसके बीच में क्या होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, उसी के ऊपर ऋण प्रदान किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार की चल असंपत्ति, चल और अचल जो संपत्ति है उसको गिरवी नहीं रखा जाता। ठीक है, इनके बिना ही ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंडर, यानी कि जो ऋणदाता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ऋणदाता यानी ऋण देने वाला जो है, ये दो भागों में इसको बांट दिया गया है, एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडर जो है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडर जो है ये, इसमें क्या होता है कि ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं वो ऋण देने से पहले क्या करती हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, इनका जो होता है एक फिक्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होता है, एक इनका प्रॉपर रूल रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की इन पे क्या होती है, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का इन पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। यानी कि जो है कोई भी व्यक्ति जब यहाँ से ऋण लेता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडर के माध्यम से, तो उसको एक रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए प्रॉपर प्रोसीजर के माध्यम से, ठीक है, एक फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है उस पर मिलता है, जो कि जो इंस्टीट्यूशनल कैसे होते हैं, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में और उनके कंट्रोल में चलते हैं। जबकि बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट लेंडर हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसका कोई प्रोसीजर होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट रेट जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये जो है किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट जो है उसके कंट्रोल में नहीं होती है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में होती है। ठीक है,
वो अपने खुद के नियम बनाएगा और खुद ही उनको नियंत्रित करेगा। जैसे साहूकार हो गया, जो व्यापारी हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, जो आपके रिलेटिव हो गए, आपके जो फ्रेंड्स हो गए, तो ये किस में आते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेंडर के अंदर आते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, यानी कि तरलता के आधार पे वर्गीकरण दो तरह का होता है। ये एक होता है सेल्फ लिक्विडेटिंग, एक होता है पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन। दो तरह का होता है, स्वतरल और आंशिक तरल। सबसे पहले बात करें स्वतरल जो ऋण है, ठीक है, तो इस प्रकार के ऋण में खरीदे गए जो साधन हैं, साधनों के द्वारा बहुत जल्दी इनकम प्राप्त हो जाती है। इस तरह के जो ऋण हैं, इनके द्वारा जो भी साधन खरीदे जाते हैं, साधनों से क्या है? तुरंत इनकम प्राप्त होती है। साधनों से क्या होती है? तुरंत इनकम प्राप्त होती है। इस वजह से इनको जो इस तरह के जो लोन है उसको चुकाने में कितना समय लगता है? इनका रिपेमेंट टाइम कितना हो जाएगा? लगभग 6 से 18 माह, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फसल सीजन का समय लगता है। तो इस तरह का जो लोन होता है, जितने भी फसल ऋण होते हैं, जितने भी फसल ऋण होते हैं वो किस में आते हैं? सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के ऋण में लिए गए जो साधन हैं उनके द्वारा बहुत जल्दी इनकम प्राप्त होने लग जाती है, यानी कि 6 से 18 माह में जो है ये उसको वापस लौटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें लौटाने का जो समय होता है क्या होता है? एक फसल सीजन का होता है। तो जितने भी फसल ऋण होते हैं वो किस में आते हैं? स्वतरल ऋण, यानी कि सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, ये है आंशिक तरल ऋण। आंशिक तरल ऋण पार्शियली लिक्विडेटिंग जो लोन होता है। तो इस प्रकार के ऋण से जो खरीदे गए जो साधन हैं, इन साधनों से तुरंत ना मिलके तुरंत आय ना होकर क्या होती है? बाद में इनकम प्राप्त होती है। तुरंत आय ना होकर बाद में इनकम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के ऋण को वापस भुगतान करने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? रिपेमेंट जो पीरियड होता है वो 2 से 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 से 5 वर्ष का होता है, या इससे अधिक समय भी लग सकता है। ध्यान रखिएगा, इनका रिपेमेंट पीरियड 2 से 5 वर्ष का होता है, इससे अधिक समय भी लग सकता है। जैसे आपका हो गया ट्रैक्टर लोन हो गया, ट्रैक्टर ऋण हो गया, या फिर बात करें तो आपका डेयरी जो लोन होता है ये भी इसके अंदर आता है। डेयरी जो ऋण है, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जो साधन परचेज किया, अगर तुरंत उसके इनकम प्राप्त हुआ और उसने उसको वापस चुकाया तो वो किस में आएगा? सेल्फ लिक्विडेटिंग में। और साधनों को परचेज करने के बाद में तुरंत इनकम प्राप्त ना होकर देर से इनकम प्राप्त होती है, यानी बाद में इनकम प्राप्त होती है, जिसको वापस रिपे किया जाता है 2 से 5 साल में या उससे अधिक। तो इस तरह के ऋण किस में आएंगे? पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात हुई तो ट्रैक्टर और डेयरी जो ऋण हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अप्रोच के आधार पर ऋण को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अप्रोच लोन, एक होता है एरिया बेस्ड अप्रोच लोन। एक तो जो व्यक्तिगत जो है दृष्टिकोण के आधार पे, और एक होता है क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण। बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा डिफिनेशन का ये बनता है क्लासिफिकेशन की। जो इंडिविजुअल अप्रोच लोन है, इस इंडिविजुअल अप्रोच लोन के अंतर्गत क्या होता है कि उन सभी ऋण को इसमें शामिल कर दिया जाता है जो कि क्या कर रहा है? किसी व्यक्तियों के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। किसी व्यक्तियों के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं।
कि व्यक्तियों के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसको दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के क्या होंगे, अलग अलग उद्देश्य होंगे, तो इस तरह के लोन इंडिविजुअल अप्रोच लोन में आएंगे। जबकि क्या है कि एरिया बेस्ड अप्रोच लोन है, ठीक है। तो इस प्रकार की श्रेणी में उन सभी ऋण को रखा जाएगा जो किसी पर्टिकुलर जो कोई एरिया है, इस एरिया में आने वाले जितने भी व्यक्तियों को जो ऋण दिया जाएगा, ठीक है, इस एरिया में आने वाले व्यक्तियों को जो ऋण दिया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनको जो ऋण प्रदान किया जाएगा वो क्या होगा, एरिया बेस्ड अप्रोच लोन होगा। मान के चलिए किसी क्षेत्र के अंदर सूखा पड़ गया, ठीक है, तो सूखा से निजात पाने के लिए, ठीक है, तो जो ऋण प्रदान किया जाएगा तो वहाँ पे लगभग सभी लोग सूखा से प्रभावित होंगे। तो उन लोगों को जो है वो इस तरह का जब ऋण प्रदान किया जाएगा तो वो कौन सा ऋण होगा, एरिया बेस्ड अप्रोच ऋण होगा, ठीक है। चलिए इसका अंतिम टाइप देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सम कॉन्टेक्ट। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है, कॉन्टेक्ट संपर्क के आधार पे जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट लोन और दूसरा है इनडायरेक्ट लोन। दो तरह का लोन हो गया। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लोन क्या होता है। डायरेक्ट लोन यानी कि जो किसान है, किसान को जो है सीधा ऋण प्राप्त होता है। किसान को क्या है, सीधा ऋण जो है प्राप्त होता है। किसान को ऋण सीधे रूप में प्राप्त होता है, सीधे रूप में प्राप्त होता है। अब सीधे रूप का मतलब क्या हो गया, ये जो किसान है, ये किसान गया इस बैंक के अंदर, इस बैंक में गया, यहाँ पर जाने के बाद में उसने जो उसका जो भी फाइल था उसने तैयार करके वो गया इस बैंक में, और यहाँ पर जाके उसने अप्लाई कर दिया लोन के लिए। इनके माध्यम से जो है डायरेक्टली इसके बैंक अकाउंट के अंदर, कहाँ पर, इसके बैंक के अंदर जो है इसको पैसा मिल गया। तो ये जो इस तरह का होगा वो तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट लोन, ठीक है। अगर बात करें इनडायरेक्ट लोन में, तो इसमें क्या है कि इसमें किसान जो है उसको डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कृषि आधारित जो फार्म है, जैसे जो उर्वरक हो गए, कीटनाशक उद्योग हो गए, को जो ऋण दिया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मान के चलिए किसान को जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है, तो वो जो सब्सिडी मिलती है वो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसान को ना देकर क्या कर रही है कि किसान कोई भी जैसे सौर प्लेट लगाना चाहता है या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहता है, तो उस पर जो है सरकार के द्वारा जो है वो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो किसान को वो बेनिफिट जो है वो कंपनी ना देकर कौन दे रही है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को जो लोन में दे रही हैं वो कौन दे रही है, वो कोई भी जो बैंक दे रही है लोन। तो ये जो बैंक के माध्यम से जब इन कंपनियों को लोन मिल रहा है तो इनको जो है इनको भी छूट मिलेगी, इनको भी बेनिफिट रहेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा कि जो किसान हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का जो लोन होता है वो इनडायरेक्ट लोन होता है, जो कि किसान को जो है वो चुकाना नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला जो टॉपिक है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा, इसी प्ले लिस्ट में जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।